नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर राज्य के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को सीवान आएंगे। सारण, सीवान और गोपालगंज के लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिछले 11 सालों में यह उनका 52वां बिहार दौरा है। पिछले 9 महीनों में यह उनका 6ठा दौरा भी है। और उन्होंने ये भी कहा कि यह बिहार के प्रति उनका लगाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और आते भी हैं और यहाँ सौगात भी लाते हैं। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 20 जून को 10 बजे दिन में सिवान के धरती जसौली पंचरुखी में आगमन हो रहा है और सारण, सिवान, गोपालगंज की लाखों जनता पलके बिछाए हुए उनका इंतजार कर रही है। प्रधानमंत्री जी 11 वर्ष में 52वीं बार आ रहे हैं। 50+2 52 बार। पूरे दुनिया का डिप्लोमेसी करने वाला आज 11 वर्ष में बिहार से इतना प्यार, 52 बार, और 9 महीने में 6ठी बार बिहार आ रहे हैं। दरभंगा, जमुई, भागलपुर, झंझारपुर, विक्रमगंज और अब जो है सिवान आ रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी का प्यार है। आते भी हैं, सौगात। आगे बढ़ेंगे। बिहार के झंझारपुर में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं वोट नहीं मांग रहा हूं। मैंने पिछले 2.5 सालों में 5000 गांवों में घूमकर लोगों को इकट्ठा किया है और जन सुराज पार्टी बनाई है। उन्होंने कहा कि आपने लालू प्रसाद यादव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार का शासन देखा। अब बिहार में जनता का शासन जन सुराज होना चाहिए। वोट नहीं मांगते हैं, गांव-गांव जाकर हाथ जोड़ रहे हैं, लोगों को एक बात बता रहे हैं, मेरे भाई, अगर आप अपने और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? लोग कहता है सब सुनने के बाद, ये भैया क्या करें, हम लोग के पास तो विकल्प नहीं था। अब आप आ गए हैं, आप एक नया दल बनाइए, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपके साथ चलेंगे। इसीलिए 2.5 बरस पैदल चले, अपना घर परिवार छोड़ के। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम 2.5 बरस पैदल चले, 5000 गांव में गए, 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा किया और जो दल बनाया, जो विकल्प बनाया, उसका नाम है जन सुराज। इसका नाम क्या है? सबको बोलना है जन। इसका नाम क्या है? इतना आदमी बैठा, आवाज नहीं निकला। नाम क्या है? नाम क्या है? जन सुराज का मतलब क्या? अभी आपको सिखाएंगे गरीबी से निकलने का मंत्र। जन सुराज का मतलब क्या है? सुराज मतलब सुंदर राज, ऐसा राज जिसमें आपके बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई हो। लेकिन किसका राज? आपने तो लालू का राज देख लिया, मोदी का राज देख लिया, नीतीश का राज देख लिया। अब प्रशांत किशोर पर दाव लगाओगे तो कोई फायदा नहीं है। अब लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर का नहीं, बिहार में आपके बच्चों का, जनता का राज होना चाहिए। जन सुराज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब सबको हाथ उठाकर बोलना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आगे बढ़ेंगे। साइप्रस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने एक बिजनेस राउंड टेबल इवेंट में भाग लिया। साइप्रस में भारत साइप्रस CEO फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसा 6 दशक बाद हुआ है कि एक ही सरकार भारत में लगातार तीसरी बार चुनकर आई है। उन्होंने इस बात को कहा और उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत में डिजिटल क्रांति आई है और इस दौरान उन्होंने कई बातें कही। वह है कि एक ही सरकार लगातार तीसरी बार चुन करके आई है। भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड और टैलेंट से आप भली भांति परिचित हो और आपकी बातचीत में भी इसका जिक्र हुआ है। पिछले 10 वर्षों में डिजिटल रिवॉल्यूशन आया है,
फाइनेंशियल इंक्लूजन एक मिसाल बना है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई के माध्यम से आज विश्व का 50% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। फ्रांस जैसे कई देश इससे जुड़े हैं। साइप्रस को भी इससे जुड़ने के लिए बात चल रही है और मैं इसका स्वागत करता हूं। भारत में फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में हम $100 बिलियन से अधिक का सालाना निवेश कर रहे हैं। इस वर्ष के बजट में हमने मैन्युफैक्चरिंग मिशन की शुरुआत की है। विश्व में वैक्सीन्स, जेनरिक मेडिसिन्स और मेडिकल डिवाइसेस के मैन्युफैक्चरिंग में भारत वर्ल्ड लीडर्स में से एक है। मैरीटाइम और पोर्ट डेवलपमेंट पर हमारा फोकस है। हम शिप बिल्डिंग और शिप ब्रेकिंग को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। इसके लिए एक नई पॉलिसी भी लाई जा रही है। सिविल एविएशन सेक्टर में भी तेजी से ग्रो कर रहा है। भारतीय कंपनियों ने 1000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स उसका नया ऑर्डर दिया है। इनोवेशन भारत की आर्थिक शक्ति का मजबूत स्तंभ बना है। हमारे 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स सिर्फ सपने नहीं, समाधान बेचते हैं। इनमें से 100 यूनिकॉर्न बन चुके हैं। भारत इकोनॉमी और इकोलॉजी के बैलेंस में विश्वास करता है और उस पर हम प्रतिबद्ध हैं। एक क्लीन और ग्रीन फ्यूचर का रास्ता बना रहा है। 2030 तक हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को महाराष्ट्र में इंद्राणी नदी पर पुल ढहने की घटना पर शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने कहा कि अब घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब प्रशासन को यह पता था कि पुल कमजोर था तो अधिकारियों ने बैरिकेड क्यों नहीं लगाए दोनों तरफ? एक तरफ तो खुला था लेकिन एक तरफ नहीं लगाए थे। उन्होंने कहा कि बैरिकेड दोनों तरफ क्यों नहीं लगाया गया? पर्यटकों की सुरक्षा पुख्ता क्यों नहीं की गई? इस पुल के रखरखाव के लिए जिम्मेदार सभी उच्च अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सीधे सीधे उन्होंने गिरफ्तारी की बात की है कि उच्च अधिकारियों को जिनका इस पुल के रखरखाव की जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। 1 साल पहले ही एक पुल के लिए 8 करोड़ रुपए का फंड भी आवंटित किया गया और लेकिन उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ये पूरा का पूरा मामला कागजों तक ही सीमित रहा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जब पुणे के करीब जब ये खबर हम सबने सुनी कि इंद्रायणी नदी के ऊपर एक ब्रिज था जो पुराना था, जर्जर था और लोग उस पर खड़े थे और वो ब्रिज गिर के बह गया और कई लोग उसमें बह गए। 30-35 लोग से ज्यादा लोग बह गए। खबरें आ रही हैं कि 4 लोग तो मृत भी हो गए हैं। एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। लेकिन दुख इस बात का है कि जब प्रशासन को ये पता था कि ये ब्रिज जर्जर है, ये ब्रिज पुराना है, ये चलने योग्य नहीं है, तो पहले तो वहां बैरिकेडिंग क्यों नहीं की गई? दूसरी बात, जब पता है कि आज संडे है, छुट्टियां हैं, लोग अपने घरों से निकलकर नदियों के पास जाते हैं, बरसात में भीगना पसंद करते हैं, तो क्यों उनकी सुरक्षा पुख्ता क्यों नहीं की गई? हम सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं सरकार में बैठे उन बड़े बाबुओं पर, अधिकारियों पर, जिनके पास ये जिम्मेदारी थी उस ब्रिज के देख रेख की, रख रखाव की। उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उन पे कड़ी से कड़ी सजा उन्हें देनी चाहिए, क्योंकि ये सीधा सीधा हत्या का मामला है। ये लोग बच सकते थे अगर उस ब्रिज के यहां नोटिस लगे होते, पुलिस खड़ी होती, प्रशासन होता, तो लोग बच सकते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ब्रिज का 1 साल पहले 8 करोड़ रुपए का फंड भी आवंटित किया गया था, लेकिन वो सिर्फ कागज पर रह गया। न ठेकेदार अपॉइंट हुए, न ब्रिज का काम शुरू हुआ। अगर उस ब्रिज का काम भी शुरू हुआ होता तो आज 4 लोगों की जिंदगियां भी बच गई होती और ये जो 25-30 लोग घायल हैं ये भी बच गए होते। ये जो सरकार में बैठे मंत्री हैं, ये जमा कर रहे हैं खोखे, भ्रष्टाचार करके कमा रहे हैं खोखे और जनता के जान के साथ कर रहे हैं धोखे। ये कैसी सरकार है? क्या इसीलिए हमने इन सरकारों को चुना था? जब आपके पास चुनाव आता है तो आप कहते हैं हम अपनी लाडली बहनों को ये देंगे, आशा वर्कर को ये देंगे, किसानों को ये देंगे।
और 8 करोड़ रुपए आपने आवंटित किए और आज तक उसको ठेकेदार आपने नहीं चयनित किया, आपने टेंडर नहीं किया, ब्रिज नहीं बना। तो हम सीधा सीधा मांग कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी से कि ये सीधा सीधा हत्या की गई है हमारे निर्दोष लोगों की, जिनकी कोई गलती नहीं है। और उस पर गिरीश महाजन जैसे मंत्री ये बयानबाजी दे रहे हैं कि लोगों को समझदारी दिखाना चाहिए, लोगों को भी अपने जान की परवाह करनी चाहिए, लोगों को भी जरा ब्रिज पे नहीं जाना चाहिए। लोग जाएंगे, लोग छुट्टियां मनाना चाहते हैं। हमारे देश में लोगों का शौक रहा है घूमना फिरना। पुणे के लोग जिस प्रकार एक दिन आनंद का लेना चाहते हैं, सरकार उन्हें दे नहीं सकती। आज जिस प्रकार पुणे की कानून व्यवस्था की दुर्गति हुई है और लोगों से छुपा नहीं है, अब लोग पर्यटन बन के भी नहीं घूम सकते। यही तो बरसात का 1-2-4 महीने का मौसम होता है कि लोग अपनी खुशियां जाहिर करते हैं। और इस सरकार के निकम्मेपन की वजह से, लापरवाही की वजह से आज जिंदगियां मौत के पास जा रही हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम यही कहेंगे देवेंद्र जी से और अजीत दादा से। अजीत दादा भी पुणे से आते हैं, वो बड़े नेता है, उप मुख्यमंत्री हैं। हम कहेंगे कि जो भी अधिकारी दोषी हो इसमें बचने न पाए, जिसकी भी गलती है, जिसकी भी अनियमितता है, सबको सलाखों के पीछे भेजना है। और भविष्य में ऐसी घटना न घटे इसके लिए जितने पुराने ब्रिजेस हैं सबके ऑडिट होने चाहिए, सबकी एक प्रकार से जांच होनी चाहिए, नियमित जांच होनी चाहिए। और जितने पर्यटन स्थल हैं वहां पर सुरक्षा मुहैया होनी ही चाहिए। अन्यथा ऐसे हादसे जब होंगे तो हम तो अपने स्वजन खो रहे हैं। किसी दिन हम सुन रहे हैं मुंबई से अहमदाबाद से लंदन जा रही है फ्लाइट, वहां पे लोग मृत हो जा रहे हैं, कहीं हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जा रही है, कहीं लोग पुल में बह जा रहे हैं। ये हो क्या रहा है? केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार। बीजेपी कब सुधरेगी हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। ये समय राजनीति करने का बिल्कुल नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी एनडीआरएफ की टीम को, जिन्होंने अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए भी इतने 25 से ज्यादा लोगों की जिंदगियां बचाई हैं और वो अस्पताल में भर्ती हैं। और भगवान से यही कामना करूंगा जल्दी स्वस्थ हों। लेकिन दुख होता है कि सरकार में बैठे लोग पूरी तरह से लापरवाह हैं, पूरी तरह से अगंभीर हैं। सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए का जो है मुआवजा, 5 लाख रुपया देकर आप क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या सिद्ध करना चाहते हैं? क्या बहुत प्रेम करते हैं जनता से? नहीं, दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है कि पहले आप हमें मार डालो, फिर आप हमें 5 लाख रुपया देके हमारे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हो। नहीं चाहिए किसी को 5। लोगों को अपने स्वजन चाहिए, अपने प्रिय छोटे छोटे मासूम बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ, अपने दादा दादी के साथ घूमने जाते हैं, पर्यटन स्थल पे जाते हैं, थोड़ा सा लुत्फ उठाते हैं, सेल्फी लेना चाहते हैं, रील बनाना चाहते हैं। उनकी जिंदगियों को आपने नरक बना दिया। इस सरकार ने, जब से ये सरकार अस्तित्व में आई है 2024 के नवंबर से, तब से ये सरकार जनता की काम नहीं कर रही है। ये तीन तिगाड़ी काम बिगाड़ी, ये जो तीनों मिलके सरकार को लूट रहे हैं ना, इससे जनता त्राही त्राही कर रही है। और अब जनता सड़कों पर आए बिना रुकेगी नहीं। हम आज विपक्ष में हैं, हम यही मांग करेंगे कि कोई भी अधिकारी इसमें बख्शा ना जाए, छोटी मछली के साथ साथ बड़ी मछली भी पकड़ी जाए। सर, इस पूरे मामले में पीएम ने भी सीएम को कॉल किया था और इस पूरे मामले में जो जानकारी है वो पीएम की तरफ से ली गई है। नहीं, ठीक है, वो प्रधानमंत्री जी, हम देखिए, हम इसमें पहले कह रहे हम राजनीति नहीं करना चाहते। एक प्रधानमंत्री होने के नाते, गृह मंत्री होने के नाते, चीफ मिनिस्टर होने के नाते लोग एक दूसरे से संवाद करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी को यह पूछना चाहिए आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी से कि तुमने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे करवा दी? तुम चीफ मिनिस्टर हो, तुम्हारे कैबिनेट के अधीन ये सारे काम होते हैं, चीफ सेक्रेटरी के पास बहुत सारे टेंडर की बात जाती है, इसकी जो मीटिंग होती है क्यों नहीं होती रेगुलर मीटिंग? क्यों ये इरेगुलरिटी आप कर रहे हैं? क्यों जब वो ब्रिज जर्जर था तो उसकी आपने ऑडिट नहीं करवाई, और ऑडिट करवाई तो उसका टेंडर क्यों नहीं निकलवाया, टेंडर नहीं निकलवाया तो उसका ब्रिज क्यों नहीं बना? एक से एक तार जुड़े हैं, आप पाएंगे इसमें बहुत लोग पकड़े जाएंगे। ये बहुत बड़ी लापरवाही का विषय है, ये सीधा सीधा हत्या का मामला है। 2025 जब से शुरू हुआ है तब से आप हम देख रहे हैं देश में कोई ना कोई दुर्घटनाएं बड़ी बड़ी हो रही है और उसमें महाराष्ट्र का एक ना एक व्यक्ति तो जरूर होता है। मैं वही कह रहा हूं कि ये देखिए, पहली बात तो दुर्घटना जब होती है और अपना कोई मृत होता है तो बहुत दुख होता है। लेकिन जब सरकार ही इन्वॉल्व हो और सरकारी बाबू इसमें पूरी तरह से लिप्त हों, उनकी गलतियों, उनकी खामियाजा की वजह से लोगों की जिंदगियां चली जाए, तब हम सवाल पूछेंगे। हम ये सवाल पूछेंगे कि उस ब्रिज को आपने जर्जर घोषित क्यों नहीं किया, बैरिकेटिंग क्यों नहीं की, वहां पे पुलिस प्रशासन क्यों नहीं था? 40-50 लोग उस जर्जर इमारत पे खड़े होके कैसे खड़े हुए? आप लापरवाह हैं। सरकार में बैठा जो मावड़ लोकसभा के अंतर्गत आने वाला इंद्रायणी ब्रिज के एरिया जो है जहां यह हादसा हुआ है, वो वहां के जो सबसे बड़े जिम्मेदार बाबूज हैं वो जिम्मेदार हैं, अधिकारी जिम्मेदार हैं, वहां के जो प्रशासन है जिम्मेदार है। उन सब को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा देकर मनुष्य वध का गुनाह, मतलब हत्या का गुनाह उन पर चलाना चाहिए।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पंजाब पहुंची और उन्होंने कहा कि दिल्ली को धोखा देने वाले, दिल्ली को लूटने वाले आज पंजाब में आकर पंजाब को लूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम यह नहीं होने देंगे। दिल्ली की जनता ने मुझे लुधियाना भेजा है। जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली में भ्रष्टाचार किया, पंजाब में भ्रष्टाचार करके वो जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं और दिल्ली की उनकी सारी हरकतें, भ्रष्टाचार की गाथाएं मैं यहाँ पंजाब में जनता को बताने के लिए आई हूँ। धोखा देने वाले, दिल्ली को लूटने वाले आज पंजाब में आकर पंजाब को लूट रहे हैं। ये होने नहीं देंगे। दिल्ली की जनता ने मुझे लुधियाना भेजा है, कहा है कि दिल्ली के गुनहगार को लेकर के आओ और दिल्ली उनका इंतजार कर रही है। और जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली में भ्रष्टाचार किया, पंजाब में आकर के वो भ्रष्टाचार करके जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। उन्हें दिल्ली की उनकी सारी हरकतें, दिल्ली की उनकी सारी भ्रष्टाचार की गाथाएं मैं यहाँ जनता को बताने के लिए आई हूँ। आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र करा, आज गृह मंत्री ने भी जिक्र करा। कैसे प्रधानमंत्री हमेशा जवाब देते हैं, पर जबकि कांग्रेस ने कभी जवाब नहीं दिया। ये लोग, इनको ना देश से प्यार है, ना देश की माटी से, ना देश के लोगों से। केवल भ्रष्टाचार और सत्ता के मोह में चलने वाले लोगों को क्या मालूम कि सरहद पे जब सेनाएं लड़ती है तो किसी माँ का दिल घर में बैठ कर के थरथरा रहा होता है। उनको कदर नहीं है। आज पंजाब सुरक्षित है तो केवल और केवल मात्र नरेंद्र मोदी जी के कारण से, जो उन्होंने डिफेंस एयरड्रोम सुरक्षा चक्र जोन बनाया पंजाब में, जिसके कारण से कोई भी मिसाइल, कोई भी ड्रोन पंजाब को छू नहीं सका। बजाय धन्यवाद करने के लिए ये लोग प्रशंसा चिन्ह लगाते हैं, मजाक बनाते हैं। देश की जनता, विशेष रूप से पंजाब की, लुधियाना की जनता इन्हें बताएगी कि जनता क्या अधिकार है जनता के पास और किस तरीके से सरकारों को बाहर किया जाता है। थैंक यू। कोलकाता में बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है वो पुलिस कम टीएमसी की कैडर ज़्यादा है। पुलिस का जो काम है चोर को पकड़ना, अपराधियों को पकड़ना, वो पुलिस नहीं करती है, वो सिंडिकेट चला रही है। वो बीजेपी के समर्थकों को दबा रही है। उन्होंने कहा है कि पुलिस का इस्तेमाल करके हमारे पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ की गई। अगर पुलिस और प्रशासन को निकाल दिया जाए तो ममता बनर्जी एक बड़ा शून्य है। ममता बनर्जी का जो पुलिस, पश्चिम बंगाल का जो पुलिस है, वो पुलिस कम टीएमसी के कैडर ज्यादा है। ज्यादा नहीं बोलेंगे, पूरा ही कैडर है। पुलिस का जो काम है, चोर पकड़ना, डाकुओं को पकड़ना, खूनी को पकड़ना, रेपिस्ट को पकड़ना, वो पुलिस नहीं करता है। पुलिस का एक काम है सिंडिकेट चलाना, कालीघाट में 70-30 का हिसाब में पैसा भेजना, म्यूचुअल कराना, और ये भाजपा और भाजपा का मानसिकता का जो लोग है, जो सपोर्टर है, वोटर है, उसको दबाना। तो बांकुड़ा में हमारा पार्टी ऑफिस में वही किया है। पुलिस का मदद से, पुलिस को इस्तेमाल करके हमारे पार्टी ऑफिस में घुसकर आज तोड़फोड़ करना। ममता बनर्जी को बोले भी है, अभी भी बोलेंगे, आगे में भी बोलेंगे कि ममता बनर्जी, पुलिस और प्रशासन को अगर निकाल दिया जाए ना, आप एक बड़ा शून्य है। आपका जो क्षमता है ना, वो सिर्फ पुलिस और प्रशासन है। उसको निकाल दीजिए, बंगाल के लोग आपके साथ नहीं है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।